ट्रंप को क्यों लगता है कि ईरान कमजोर हो गया है, जबकि ईरान ने ट्रंप की एक बात भी नहीं मानी। ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि ईरान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, जबकि हॉर्मुज अभी भी ईरान के कंट्रोल में है। ट्रंप बार बार डेडलाइन क्यों दे रहे हैं, जबकि ईरान ने हर बार अमेरिका की डेडलाइन को मानने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका खुद मान रहा है कि कुछ मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान टूटने वाला है। असल में कौन कमजोर पड़ रहा है? ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, जहाजों को टारगेट पर लिया और खुद ही सीज फायर तोड़ा। फिर भी ट्रंप कहते हैं वे ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। यह आत्मविश्वास है या ट्रंप का आशावाद? ट्रंप का पूरा दावा सैन्य दबाव और आर्थिक नुकसान पर टिका है, लेकिन ईरान आज भी हॉर्मुज को अपना रेड लाइन बता रहा है। तो दबाव काम कर रहा है या नहीं? अगर ईरान सच में थक चुका है तो वो परमाणु मुद्दे पर रियायत क्यों नहीं दे रहा? ट्रंप की सबसे बड़ी डिमांड अभी भी अधूरी क्यों है? ट्रंप कहते हैं कि जंग जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि ईरान टिक नहीं पाएगा, लेकिन इतिहास देखें तो ईरान ने पहले भी लंबे दबाव झेले हैं। इस बार क्या अलग है? We had oil down to less than two in many places like Iowa. Oil was down to gasoline was down at numbers that people hadn't seen in years. $1.85, $1.95. So it passed Tuesday. I was in Iowa at a stop, and we had $1.95, another one $1.85 a gallon. And we'll see those days pretty soon again, based on everything I see, as soon as the war ends. And I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Yeah, please. ट्रंप पिछले कई दिनों से एक ही संदेश बार बार दोहरा रहे हैं, डील करो या नतीजे भुगतो। लेकिन ईरान के प्रॉक्सी यमन के हूथियों ने तो सऊदी अरब पर हमला करके ट्रंप को सीधे संदेश दे दिया है कि अमेरिका का कोई साझेदार, कोई भी हमदर्द उसके आगे नहीं टिकेगा। डील अमेरिका और ईरान की होनी थी, लेकिन डील सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में हो गई। ट्रंप बार बार कह रहे हैं ईरान जल्द टूट जाएगा, लेकिन हकीकत उल्टी हो गई। जहां अमेरिका ईरान डील अटकी हुई है, वहीं सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक नया सुरक्षा गठबंधन बना लिया है। ये गठबंधन साफ संदेश दे रहा है कि मध्य पूर्व के देश अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रहना चाहते। सऊदी क्राउन प्रिंस, तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जेद्दा में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी होने वाले किसी भी सशस्त्र हमले को उन पर भी हमला माना जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी हूथियों ने सऊदी अरब पर हमला करके एक और बड़ा संदेश दे दिया। ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान और उसके सहयोगी अभी भी मैदान में एक्टिव हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान कमजोर पड़ गया है। लेकिन अगर ईरान सच में कमजोर होता तो उसके प्रॉक्सी सऊदी अरब जैसे अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करने की हिम्मत कैसे करते? ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि सैन्य दबाव काम कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कहती है कि ईरान अभी भी हॉर्मुज को अपनी रेड लाइन मान रहा है। अमेरिका मिसाइल स्टॉक की कमी स्वीकार कर रहा है, फिर भी ट्रंप कह रहे हैं ईरान ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। ऐसे में सवाल ये है, असल में दबाव किस पर ज्यादा है? عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تحشيدات العدو السعودي في مناطق الرويك والعبر والثانية ومعسكرات أخرى تابعة لما يسمى الفرقة الأولى والثالثة طوارئ بعدد كبير من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكان من نتائج العملية ما يلي: مصرع وإصابة المئات من مرتزقة العدو السعودي. लेकिन कहानी सिर्फ हूथियों के हमले या फिर ट्रंप के दावों तक सीमित नहीं है। असल सवाल है
कि अगर ईरान इतना ही कमजोर हो चुका है तो फिर अमेरिका अभी तक अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक जीत हासिल क्यों नहीं कर पाया। ट्रंप की पहली मांग थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रोका जाए। दूसरी मांग थी कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहे। तीसरी मांग थी कि ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क से दूरी बनाए। लेकिन इन तीनों मोर्चों पर तस्वीर अभी भी धुंधली है। ट्रंप का ना परमाणु टारगेट पूरा हुआ, ना हॉर्मुज पूरी तरह से खुला है, ना ही ईरान के प्रॉक्सी अपना हमला रोक रहे हैं। उल्टे ईरान के प्रॉक्सी खाड़ी में और भयानक युद्ध में शामिल हो गए हैं, जबकि लेबनान के मोर्चे पर अभी तक इजराइल से युद्ध लड़ रहे हैं। Fortunately, I built up so much during my term. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. As you know, our defense companies are building more plants right now than at any point in history. They're building plants for the Patriots, for the Tomahawks, for everything. ट्रंप बोल रहे हैं ईरान थक चुका है। ईरान साफ साफ संदेश दे चुका है, हम झुकेंगे नहीं। बाजार सवाल कर रहा है, हॉर्मुज खुलेगा या नहीं, और दुनिया सवाल पूछ रही है, युद्ध बढ़ेगा या रुकेगा। इस जंग में अभी सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट हॉर्मुज ही बना हुआ है। दुनिया के ऊर्जा व्यापार की सबसे अहम समुद्री लाइन, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकती है। और यही वजह है कि वॉशिंगटन, तेहरान, रियाद, अंकारा और इस्लामाबाद सभी की नजरें अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई हैं। फिलहाल एक तस्वीर साफ है कि ट्रंप का आत्मविश्वास और ईरान की चुनौती दोनों अपने चरम पर हैं, लेकिन जमीन पर हालात बता रहे हैं, ना तो अमेरिका को निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान ने हार मानी है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया की इस सबसे खतरनाक शतरंज में अगली चाल किसकी होगी, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। लेकिन सस्पेंस इस पर बना हुआ है कि आगे क्या होने वाला है। नई डील, नया सीज फायर, नया मिलिट्री ऑपरेशन या लंबा युद्ध। लेकिन पश्चिम एशिया की इस शतरंज में एक नया खिलाड़ी भी है और उसका नाम है मुस्तफा खामनेई। ईरान की सत्ता में बदलाव के बाद वॉशिंगटन को उम्मीद थी कि शायद तेहरान का रुख नरम पड़ेगा, लेकिन शुरुआती संकेत कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को ईरान के कट्टरपंथी और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मजबूत समर्थन के साथ सत्ता मिली है। ईरान जिस तरह से अपने तेवर दिखा रहा है, उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सत्ता बदली, नीति नहीं। ऊपर से ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड का प्रभाव और ज्यादा बढ़ गया। परमाणु कार्यक्रम पर ईरान का रुख बेहद सख्त है और हॉर्मुज पर डील की सीमाओं को ईरान ने पहले से और ज्यादा बड़ा कर दिया है। उधर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। संसद में ऐसा बिल पेश किया गया जिसमें अमेरिका, इजराइल और दूसरे दुश्मन देशों के जहाजों की आवाजाही पर रोक लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया। नियम तोड़ने वाले जहाजों पर उसके माल की कीमत का 20% तक का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। यानी ट्रंप जिस तेज राजनीतिक दबाव की रणनीति पर काम कर रहे हैं, उसे अब सिर्फ ईरान की सेना नहीं बल्कि एक नए नेतृत्व व्यवस्था की भी चुनौती है। और इसी बीच हॉर्मुज को लेकर एक और नई मुश्किल सामने आ गई है। जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए जिस व्यवस्था पर बातचीत चल रही थी, उसे दुनिया की कई बड़ी शिपिंग कंपनियां और व्यापारिक संस्थान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि प्रस्तावित व्यवस्था में शुल्क, बीमा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से जुड़े कई विवाद खड़े हो गए हैं। मतलब अगर कल राजनीतिक समझौता भी हो जाए तो भी जरूरी नहीं कि जहाज तुरंत सामान्य रूप से वहां से चलने लगें। यानी हॉर्मुज का संकट अब सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और कानूनी संकट बन चुका है।
यही वजह है कि आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा समझौता संभव है जिसे अमेरिका, ईरान, खाड़ी देश और वैश्विक शिपिंग उद्योग सभी एक साथ मान लें। क्योंकि फिलहाल युद्ध का मैदान सिर्फ समुद्र में नहीं, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व की राजनीति में भी फैला हुआ है। और जब तक इन तीनों मोर्चों पर समाधान नहीं निकलता, तब तक खाड़ी का ये संकट खत्म होने की बजाय और उलझता हुआ दिखाई दे रहा है।